बालाजी बाजीराव और राजाराम सेकंड। बालाजी बाजीराव कौन है? पेशवा। और राजाराम सेकंड कौन है? छत्रपति। छत्रपति जी, नया तो आपके पास में छत्र है, नया आप पति हो, तो क्या क्या करोगे पोस्ट लेके? सारी शक्तियां किसको दी जाए? पेशवा। तो थी शक्तियां वैसे भी पेशवा के पास, पर अब ऑफिशियल रूप से सारी शक्तियां किसको मिल गई? पेशवा। अब छत्रपति नाम मात्र का बना दिया गया था, छत्रपति के पास में कोई पावर नहीं थी। पेशवा होता तो एक मंत्री था। अच्छा, मंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा तो राजा बनाया करता था। ठीक है, ये तो राजा कमजोर हुआ साहू, इसलिए बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद उसका बेटा ही बन गया बाजीराव, और उसके बाद उसका बेटा ही बन गया बालाजी बाजीराव। तो बन तो वैसे ही बेटे रहे थे, पर यहां पर ऑफिशियल रूप से लिखा गया कि पेशवा इनके परिवार से बनेगा, दूसरा कोई भी आदमी बनेगा नहीं। इसका मतलब पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। पेशवा का पद क्या हो गया? वंशानुगत। और सारी शक्तियां किसके पास चली गई? पेशवा। कौन सी संधि द्वारा? संगोला। उससे पहले ही शक्तियां पेशवा के पास ही थी, लेकिन यहां पे लिख दी गई कि सब शक्तियां किसके पास है? पेशवा। अब छत्रपति के पास कोई शक्तियां नहीं है। छत्रपति कहां रहता था? सतारा। कहां रहता था? पेशवा रहता था पूना। पेशवा कहां रहता? इसका मतलब अब मराठा शक्ति का केंद्र सतारा नहीं होगा, अब मराठा शक्ति का केंद्र कौन सा होगा? पूना। अब पेशवा ने अपनी एक नई टीम बनाई, उसको बोलते थे मराठा संघ। उसका जो मुखिया होता था, उसका जो हेड होता, उसका चीफ होता, उसको क्या बोलते थे? पेशवा। पूना का पेशवा कहां पे रहेगा? पूना। भोसले कहां पे रहेगा? नागपुर। सिंधिया कहां पे रहेगा? ग्वालियर। होलकर कहां पे रहेगा? इंदौर। और गायकवाड़ कहां पे रहेगा? 5 लोगों की टीम है। कितने लोगों की? 5। और इसका हेड या इसका चीफ या इसका प्रमुख कौन है? पेशवा। तो पेशवा तो कहां रहेगा? पूना। इसलिए शक्ति का केंद्र अब सतारा नहीं था, शक्ति का केंद्र क्या था? पूना। और उसके नीचे में 4 कमांडर है, उसके एक कमांडर कौन है? सिंधिया। सिंधिया कहां रहेगा? ग्वालियर। वसुंधरा राजे सिंधिया, वसुंधरा जी का नाम सुना है? तो वसुंधरा जी ग्वालियर की राजकुमारी है। कहां की राजकुमारी है? अभी अपने सेंटर में एक मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्या नाम है? एविएशन मिनिस्टर। जो एविएशन है सर, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? तुमने नाम तो सुना है ज्योतिरादित्य सिंधिया का? है नाम सुना है? क्या है ज्योतिरादित्य सिंधिया? कहां सुना नाम? आप मंत्री है? संचार है? एविएशन है? क्या है उनके पास में? चेक करो, देखिए गूगल करो, ज्योतिरादित्य सिंधिया। संचार है? एविएशन किसके पास है? कम्युनिकेशन भी है, एविएशन नहीं है। हाँ, एविएशन पिछली बार रहा होगा, तूने पुराना देख लिया। क्या खोलते हो तुम? न्यूज खोलते हो, विकिपीडिया खोलते हो, क्या खोलते हो? विकिपीडिया। विकिपीडिया पे सब क्या अलग अलग है? विकिपीडिया पे तो एक ही जानकारी होगी, तो फिर तुम्हारे एविएशन कैसे आ गया? तो 2025 का बता रही है वो। पिछली बार तो कम्युनिकेशन था, वो एविएशन था, मेरी याद है। इस बार कौन सा है? ये जो नॉर्थ ईस्टर्न दे रखे हैं। हाँ, इससे पिछली बार कौन सा था? एविएशन। और पहले क्या रहा हुआ है? मनमोहन सिंह के टाइम में क्या थे? कॉर्पोरेट पावर मिनिस्ट्री थी और कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री थी। हाँ, 2020 में पार्टी चेंज कर ली थी। कांग्रेस में थे, 1 से लेके 20 तक कांग्रेस में थे। हाँ, दोनों के सदस्य रहे, लोकसभा के, राज्यसभा के। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन है। ओ नो। इनके पिताजी माधवराव सिंधिया, ग्रैंडसन ऑफ जीवाजी राव सिंधिया। जीवाजी राव जो 57 की क्रांति में झांसी की रानी के खिलाफ हो गए थे। बेटा कौन है? अभी लेटेस्ट न्यूज होगी इनके बेटे की, 3-4 दिन पहले की न्यूज देखो। कोई अखबार भी नहीं पढ़ते तुम लोग? देखो, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन है? महाआर्यमन सिंधिया। ऐसा कुछ नाम आ रहा है? महाआर्यमन सिंधिया। क्या है वो? किस पोस्ट पे है? मध्य प्रदेश के क्रिकेट एसोसिएशन के निर्विरोध अध्यक्ष बने। क्या होता है निर्विरोध? मतलब कोई चुनाव ही नहीं हुआ, डायरेक्ट चुन लिए गए थे वो। अभी 4 दिन पहले। कब चुने गए? 2 सितंबर। अब कितना है? 10, 7-8 दिन ही तो है, अभी अभी चुने गए थे। अखबार तो पढ़ते हो नहीं पढ़ते? क्रिकेट नहीं पढ़ते तो क्या पढ़ते हो? रामदेवरा जा रही, एक बस पलटी, यात्रुओं के कोई नुकसान नहीं। तो कितने लोग ऐसे जिन्होंने आज ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम ही पहली बार सुना? गलत बात है भाई, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। आसपास की सब चीजों पर ध्यान होना चाहिए। मैं तो है ना, मेरी याद हमेशा आता ज्योतिरा, इसलिए मैंने कह दिया था वो ज्यादा देखने के लिए। मैं 2003 में 9th में था, तो उस साल मुझे डायरी लिखने का शौक चढ़ा था, तो मैं डायरी लिखूंगा। तो उस डायरी के डायरी तो नहीं लिखी, लेके आया था कि लिखूंगा, नहीं लिखी। तो उसके पहले पन्ने पे मैंने वो लिखे थे, फेवरेट पॉलिटिशियन, फेवरेट क्रिकेटर, फेवरेट हीरो, फेवरेट हीरोइन, इस प्रकार के नाम लिखे। तो वो मैंने सारे लिखे थे। तो मेरा भी याद है, मैंने 2 पॉलिटिशियन के नाम लिखे थे। उनमें एक लिखा था अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस समय पीएम हुआ करते थे, और एक नाम लिखा था ज्योतिरादित्य सिंधिया। नए नए आए थे तब। 2001 में इनके पिताजी की डेथ हो गई थी दुर्घटना में डेथ हो गई थी माधवराव जी की। तो माधवराव जी की डेथ हुई तो ये नए नए आए थे, तो अखबारों में डेली फोटो आ जाता, सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया। लगभग एक साथ दोनों कांग्रेस में आए थे, लगभग दोनों एक साथ कांग्रेस के अंदर मंत्री बने, लगभग दोनों का ग्राफ कांग्रेस में एक समान सा रहा। और 2018 में जब इलेक्शन थे, एमपी में भी इलेक्शन थे और अपने राजस्थान में इलेक्शन थे, और दोनों बार ही संभावना थी कि सीएम इन दोनों में से बनेंगे। राजस्थान में कांग्रेस है तो सचिन बनेंगे, और मध्य प्रदेश में तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बने। कांग्रेस ने दोनों को नहीं बनाया था, न अपने यहाँ सचिन पायलट को बनाया था, ना उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया। इधर अपने बन गए थे अशोक जी, उधर बन गए थे कमलनाथ।
तो बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ गए थे। उनका भाई मैं फिर कांग्रेस में नहीं रहूंगा, वो किस में चले गए थे, बीजेपी के अंदर। और जब पिछली बार कांग्रेस के अंदर थे, तो आप पता है राज्यसभा के मेंबर रहे हुए हैं, तो कांग्रेस के अंदर जब थे तो ये बेसिकली चुनाव लड़ते हैं गुना, ग्वालियर के पास में एक जगह पड़ती है गुना, गुना से चुनाव लड़ते हैं वहां से। तो गुना से इनके सामने जो बीजेपी से, ये कांग्रेस में थे तब, जो बीजेपी से लड़ रहे थे वो जीत के हार गए, वरना वो सीट इनकी घर की सीट है, ये कभी हारते नहीं। फिर 2019 वाला इलेक्शन हार गए थे। फिर जब ये बीजेपी में आए तो बीजेपी इनको राज्यसभा से लेके ही, राज्यसभा से लाके आगे इनको ऊपर सेंटर के अंदर मिनिस्टर बना दिया था। और इधर आपके कांग्रेस की गवर्नमेंट, एमपी के अंदर जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उससे इनके जो एमएलए थे वो बाहर निकले। कमलनाथ जी वाली कांग्रेस की गवर्नमेंट गिर गई, बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, और इनके साथ के जो कांग्रेस के एमएलए आए थे उनको चुनाव जितवा के दोबारा लाए और उनको मिनिस्टर बनाया गया था। इस बार तो फिर बीजेपी वापस आ गई, तो शिवराज सिंह जी को तो सेंटर में लेके कृषि मंत्री बना दिया। इधर मोहन यादव, एमपी के मुख्यमंत्री कौन है आजकल, मोहन यादव है, तो मोहन यादव को बना दिया। आजकल ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे हैं जो हाईलाइट के अंदर रहते हैं, महाआर्यमन सिंधिया, जिनको अभी थोड़े दिन पहले मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का क्या बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। बड़ौदा में गायकवाड़ पत्र, बड़ौदा में गायकवाड़ देख रहे हो, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की वाइफ जो बड़ौदा की गायकवाड़ है, बड़ौदा की गायकवाड़ है। फिर भाई ये आपस में मराठा फैमिलीज थी, है तो इनके अंदर आपस में रिश्ते वगैरह भी होते हैं। तो ये चार बड़े ठिकाने हुए, तो बड़ौदा में कौन, गायकवाड़। तो आप देख लो बड़ौदा गायकवाड़ इतना पावरफुल रहे होंगे। एक तो बड़ौदा गायकवाड़ का सबसे बड़ा रोल यह है कि भीमराव अम्बेडकर को पढ़ने के लिए बाहर बड़ौदा गायकवाड़ ने भेजा था। अम्बेडकर सर को स्कॉलरशिप देने वाली कोई रॉयल फैमिली थी तो वो कौन सी थी, बड़ौदा गायकवाड़। इवन अरविंद घोष इनके कई दिनों तक यहाँ पर जॉब किया था, बड़ौदा गायकवाड़ के। और बड़ौदा गायकवाड़ भारत की पहली रॉयल फैमिली थी जिसने प्राइमरी एजुकेशन को फ्री कर दिया था, ये सब बच्चों के लिए होगी, निःशुल्क होगी, फ्री होगी और कंपलसरी होगी, सबको पढ़ना ही पड़ेगा। और ये उन्होंने कर दिया था 1906। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया 2010। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब किया था, ये 104 साल पहले बड़ौदा की जो गायकवाड़ फैमिली थी कर गई थी। तो मोदी जी ने जब पहली बार चुनाव लड़ा था 2014 में, एमपी वाला है ना, पहले तो गुजरात के सीएम थे, तो मोदी जी दो जगह से चुनाव लड़ते हैं, एक तो लड़ते हैं बनारस, एक लड़ते हैं बड़ौदा, दो जगह से। क्यों बनारस पहली बार लड़ रहे थे तो उनको लगा क्या पता खुदा ना खास्ता यूपी से लड़ रहे हैं चुनाव, गुजरात अपना तो है नहीं, एक जगह से और बढ़ देते हैं, फिर दूसरी सेफ जगह कौन सी हो सकती है, तो बड़ौदा। तो मुझे अब भी याद है कि मोदी जी जब वो पर्चा भरने के लिए गए थे तो बड़ौदा की गायकवाड़ को साथ लेके गए, राजा को साथ ले गए, ताकि बड़ौदा में ये रहेगा नहीं भाई मोदी जी के साथ कौन खड़े हैं, बड़ौदा के गायकवाड़ खड़े में। ऐसे कैसे इंदौर के अंदर है वो कौन है आपका, होलकर, और जो नागपुर में थे वो कौन थे आपके, भोंसले। कौन थे, भोंसले। शिवाजी खुद थे ना, शिवाजी भोंसले थे। तो शिवाजी की लीनेज के कोई लोग थे वो तो नागपुर चले गए, वो तो क्या कहलाए आपके भोंसले। गायकवाड़ कहां पे आ गए, बड़ौदा। होलकर कहां पे है, इंदौर। और सिंधिया कहां पर है, ग्वालियर। और पेशवा कहां पर है, पूना। ये पांच लोग मिलके क्या बनाते थे, मराठा संघ। क्या बनाते थे, आई बात समझ में। अब मराठों ने इस बार बंगाल की तरफ अभियान किया और बंगाल का एक नवाब था, उसका नाम था अलीवर्दी खान, इसको हराया और इसे उड़ीसा छीन लिया था। अब गुजरात और मालवा से चौथ लेनी थी, इन्होंने पहले ही शुरू कर दी थी। इस बार मराठे पहुंच गए पंजाब और मुल्तान तक, पाकिस्तान में जगह पड़ती है मुल्तान, मराठे यहां से चौथ लेके आ गए। अब पंजाब और मुल्तान से चौथ वसूल किया तो रास्ते में राजस्थान भी आएगा। अब इन्होंने राजस्थान से चौथ वसूल करना शुरू कर दिया था। अब जब राजस्थान से चौथ वसूल करना शुरू किया, इसका मतलब है हिंदू पद पातशाही तो गई साइड में। पहले तो कहा था हम तो किसकी सहायता कर रहे हैं, हिंदुओं की, लेकिन अब तो राजस्थान में सारे राज्य कैसे थे, हिंदू। तो हम कहते हैं कि हिंदू पद पातशाही का संस्थापक तो कौन है, बाजीराव। पर हिंदू पद पातशाही को नुकसान किसके टाइम में पहुंचा था, बालाजी बाजीराव। टेक्स्ट तो यही है कि हम तुम्हें दूसरों से क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। पर मान लो मैं कहूं मुझे तो प्रोटेक्शन चाहिए ही नहीं, तो फिर हम नहीं लेंगे, है ना, समझे नहीं, वही तो। और मैंने कल क्या बताया, तो थी तो जबरदस्ती तो कि भाई हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे दूसरों से। अगला कहते भाई नहीं चाहिए अपने दूसरों से प्रोटेक्शन चाहिए तेरे को नहीं पता, हम जानते हैं चाहिए। किससे चाहिए, कोई हमला ही नहीं कर रहा कि हम कर रहे हैं, तो हम भी तो प्रोटेक्ट ही कर रहे हैं तेरे को। टैक्स था एक प्रकार का, पर वो जबरदस्ती का लेने वाला टैक्स होता था, कोई दे मर्जी से तो ठीक है, नहीं दे तो भी हम तो लेके जाएंगे। अब बताओ ये बालाजी बाजीराव जब है तब मुगल बादशाह कौन है, दो आगे, एक तो अहमद शाह आ गया और एक आलमगीर सेकंड। कौन कौन आ गया, अहमद शाह और कमजोर कमजोर आदमी। इमादुल मुल्क जिसको जी में आ रहा है बिठा रहा है, इमादुल मुल्क जिसको जी में आ रहा है उसको उतार रहा है। तो इन्होंने मुगल बादशाह कहा चौथ दे। तो मुगल बादशाह ने किसकी, हम तेरी रक्षा करेंगे। उसने कहा किससे, हमसे ही करेंगे, दूसरा कोई अटैक नहीं कर पाएगा और हम भी तेरे पर अटैक करेंगे। तो मुगल बादशाह से 50 लाख रुपए लिए चौथ। अब क्या कहता है चौथ, क्या कहती है कि हम क्या करेंगे, सुरक्षा। इन दिनों आक्रमण कर रहा था अहमद शाह अब्दाली। हमने पढ़ रहा था 48 में उसका अटैक हो गया था अहमद शाह अब्दाली का। तो अहमद शाह अब्दाली शुरू में तो उधर पंजाब की तरफ अटैक करके जा रहा था। अब की बार अहमद शाह अब्दाली आगे आ गया, दिल्ली की तरफ आ गया। फिर क्या हुआ, दिल्ली में कुछ मुसलमान मंत्री थे, उनको लगा कि दिल्ली में किसका कंट्रोल बढ़ता जा रहा है, मराठों का। तो उन्होंने अहमद शाह अब्दाली का, तू आ यार, मराठों का कंट्रोल क्यों, तू कंट्रोल कर ले इधर। तो अहमद शाह अब्दाली किससे लड़ने, कहां लड़ने के लिए आ रहा है, दिल्ली।
दिल्ली का राजा कौन है? मुगल बादशाह। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? मराठों की। तो अब अहमद शाह अब्दाली से लड़ने कौन जाएंगे? और अब होता है पानीपत का तीसरा युद्ध। कौन सा होता है? अहमद शाह अब्दाली का भारत पर 5वां आक्रमण था। मराठे क्यों गए लड़ने के लिए? क्योंकि मुगल बादशाह से चौथ लेके। इसका मतलब किसकी तरफ से लड़ रहे हो? मुगल बादशाह। बताओ, औपचारिक सेनापति बना के किसको भेजा गया है? भाई कहने को तो सेनापति कौन था? विश्वासराव। 18 साल का छोटा सा लड़का था, पेशवा का बेटा है। तो पेशवा ने कहा भाई मेरा पेशवा खुद गया नहीं, तो पेशवा ने कहा मेरा बेटा जाएगा, पर इसके पास में पावर नहीं थी, तो टाबर ही था। पावर वास्तव में किसके पास में थी? सदाशिवराव भाऊ। किसके पास में थी? भाऊ जो था, भाऊ के पास पावर थी। भाऊ बाजीराव का ही भाई है, पेशवा का काका है। आपने देखो, यदि बाजीराव मस्तानी देखे तो उसमें एक बंदा मस्तानी का विरोध करता है, तब एक दिन बाजीराव उसके पीछे वो कटार फेंकता है, तो थोड़ा सा बच जाता है, तो वो कहता है कि रिश्ता बीच में आ गया था, वरना निशाना नहीं चूकता है। तो भाऊ पे फेंकता है वो। तो भाऊ उधर से, तो भाऊ के पास में वास्तविक पावर है। भाऊ बड़ा कमांडर है, भाऊ ने कई युद्ध जीते हुए, तो भाऊ कमांडर है। और तोप खाने का प्रमुख किसको बनाया हुआ है? इब्राहिम खान गारदी। सर्दियों का टाइम 14 जनवरी, मकर संक्रांति के आसपास का टाइम। 3-4 चीजें खिलाफ हुई मराठों के। एक, मराठों के खिलाफ ये बात गई कि मराठों को मैदान वाले युद्ध करने का इतना अनुभव नहीं था, क्योंकि मराठे साउथ इंडियन थे, और साउथ इंडिया में इनकी ज्यादातर लड़ाइयां पहाड़ों वाली वो लड़ाइयां उस प्रकार की हुई थी। मैदानों में इनकी ज्यादा कोई लड़ाइयां हुई नहीं थी। तो एक तो मैदान वाली लड़ाई। दूसरा, अहमद शाह अब्दाली की पोजीशन पहले थोड़ी ऊपर, पहले से थोड़ी ऊपर थी, और मराठे थोड़े नीचे की तरफ बैठे हुए थे। अच्छा, शुरुआत में मराठों ने अटैक नहीं किया, मराठे बैठे रहे कि थोड़े दिन बाद में वेट करते हैं, पूरा वेट करके बाद में अटैक करते हैं। इतने में आ गई बारिश। तो जब बारिश आएगी तो पानी नीचे की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ, इसलिए मराठों की तरफ पानी भर गया। ये लोग कैंप में पूरे में किचड़ किचड़ हो गया, जहां मराठों का कैंप लगा हुआ था वहां पर। एक दिक्कत यह हुई कि मराठों ने सबसे चौथ ले रखी थी, राजस्थान वालों से, पंजाब से, इसलिए किसी ने कोई हेल्प की नहीं, आसपास वाले। और बाकी लोगों ने कहा ठीक है, इस बार फंसे, ये फंसे, ठीक है। फिर मराठों को इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने साथ और किसी कहा भी नहीं कि तुम साथ चलो। किसी से बात भी कर लेते तो क्या पता, औरों कहा भी नहीं साथ चलो। इधर अवध का राजा, कहां का राजा? अवध, यूपी का जो राजा था, यूपी का राजा था सुजाउद्दौला। क्या नाम था? वो अहमद शाह अब्दाली से मिल गया, तो मराठों की सप्लाई कट हो गई। खाना पीना, घोड़ों का दाना, सब जो आएगा वो सप्लाई तो आएगी ना, तो सप्लाई कट हो गई। अब मराठे उस कीचड़ में फंस गए, सप्लाई आनी बंद, घोड़ों के दाना नहीं, इसलिए घोड़े मरने लग गए। खुद के पास अनाज नहीं, खाए क्या? घोड़े मार मार के खाए, क्या किया जाए, कुछ बच ही नहीं रहा आपके पास में बुरी तरीके से। कीचड़ की वजह से, घोड़ों के मरने की वजह से वहां पे मलेरिया फैल गई, बीमारियां आ गई, खूब सारी मच्छर वच्छर हो गए, वहां पर बीमारियां आ गई। तब बाद में जो मराठा सैनिक थे, उन्होंने भाऊ को कहा कि भाऊ, भूख से मरे उससे अच्छा है कुछ लड़के मरे, मरना तो पड़ेगा यहाँ आपने, भूख से मरे इससे अच्छा तो कुछ लड़के। और गजब लड़ते हैं मराठे उस युद्ध के अंदर, पर मराठे हार जाते हैं, निर्णायक रूप से ढंग से हार जाते हैं मराठे, और अहमद शाह अब्दाली इस युद्ध में जीत जाता है। हालांकि अहमद शाह अब्दाली को भी खूब नुकसान पहुंचा, वो पानीपत से आगे जा ही नहीं पाया, उसको पानीपत से वापस लौटना पड़ा, वरना वो दिल्ली की तरफ जा रहा था, वो भी दिल्ली की तरफ नहीं जा पाया। मराठों को भी बहुत ज्यादा क्या हुआ था, नुकसान हुआ था। एक व्यापारी था, बंजारा था, जो व्यापार करते पहले उनको क्या बोलते थे? बंजारा। वो पानीपत से उधर पूना की तरफ गया था, तो बालाजी बाजीराव पेशवा था। पेशवा उसे समाचार पूछता कि पानीपत की तरफ से आ रहे हो तुम? यहाँ तो हमारा वहां युद्ध हो रहा है, क्या समाचार है? उसके पास समाचार भी नहीं पहुंच रहे, और उस बेचारे को लगा कि यार मैं क्या बताऊं, इनकी तो पूरी फौज ही गई, सारे के सारे मर गए, बताऊं क्या? तो वो उसको कोड वर्ड में बताता है। वो उसको कहता है कि 2 हीरे गायब हो गए, 2 डायमंड, 2 हीरे गायब हो गए, 22 सोने की मुहरें लुप्त हो गई। 22 सोने की मुहरें, सोना होता है, सोना मुहर होती थी, 22 सोने की मुहरें लुप्त हो गई, मतलब गायब हो गई। चांदी का तो पता ही नहीं। इस कहने का मतलब था दोनों तुम्हारे बड़े कमांडर, विश्वासराव और सदाशिवराव भाऊ, दोनों काम आए। 22 और बड़े बड़े कमांडर तुम्हारे काम आए। सैनिकों का तो अंदाजा भी लगे, पेशवा समझ गया था, पेशवा हाथों हाथ ही मर जाता सदमे से। पानीपत के हार के सदमे से किसकी मृत्यु हो गई थी? तो पानीपत के युद्ध के बारे में खूब अच्छे अच्छे कोटेशन, आप यशपाल ग्रोवर खोलोगे तो इसमें मजा आ जाता है, पानीपत वाली कोटेशन पढ़ते हैं तो। उसमें एक मुझे याद है, बहुत अच्छी कोटेशन है कि पानीपत के युद्ध में सबसे अधिक फायदा उनको हुआ था जो युद्ध में थे ही नहीं। पानीपत के युद्ध में सबसे अधिक फायदा उन लोगों को हुआ था जो युद्ध में थे ही नहीं, अंग्रेज। क्योंकि मुगल अंपायर जब ढह रहा है तो मुगलों की जगह या तो मराठे ले सकते हैं, या कौन ले सकते हैं? अंग्रेज। मराठे खत्म हो गए, तब एक ही पावर बची है, वो कौन सी बची है? अंग्रेज। तो सबसे अधिक फायदा किसको हो रहा था? अंग्रेजों। अब देखो किस्मत कैसे काम करती है। अंग्रेज तो 59 और 60 में जीत रहे हैं, वाड़ीवास और वेदरा, डचोंग और फ्रांसीसी, जो सेम टाइम में लड़ाइयां हैं सारी की सारी। ये आगे हम पढ़ेंगे तब एक और समझ में आएगी। 7 साल में भारत का भाग्य चेंज हो गया है, ठीक है। आप देखो, लिखते रहेंगे, आगे लिखते रहेंगे। पहला कौन सा आपका? 1757 प्लासी। कौन सा हुआ है? प्लासी।
और प्लासी से अंग्रेजों के पास में आ गया बंगाल। क्या आ गया? बंगाल। बंगाल आ गया तो क्या मिल गया? धन मिला उनको। धन मिला है तो अब दो अंग्रेजों के खिलाफ कौन हो सकते हैं? या तो डच या फ्रेंच। तो 59 में वेदरा का युद्ध, डच बाहर। 60 में वाड़ीवास का युद्ध, फ्रेंच बाहर। तो अंग्रेजों को यूरोपियंस तो कोई टक्कर नहीं दे सकते। अब उनको टक्कर कौन दे सकता है? इंडियंस। इंडिया में टक्कर कौन दे सकता है उनको? मराठे। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठे खुद ही खत्म हो गए। तो अब अंग्रेजों को टक्कर देने वाला कोई भी नहीं है। रही सही कसर फिर 1764 में बाकी लोगों ने की। बंगाल के नवाब ने, लखनऊ के नवाब ने और मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड ने बक्सर के युद्ध में कि अंग्रेजों को निकाल दे। अंग्रेज फिर जीत गए। 1757 से लेकर 1764 7 साल के अंदर अंदर अंग्रेज भारत पे कब्जा कर गए। क्योंकि पानीपत के तीसरे युद्ध ने उनको सबसे अधिक फायदा पहुंचाया था जो युद्ध के मैदान में। एक बहुत अच्छा कोटेशन है कि पानीपत के युद्ध ने इस बात का फैसला नहीं किया कि भारत पर राज कौन करेगा, इस बात का फैसला कर दिया था कि भारत पर राज कौन होता। क्या कोई युद्ध में ये होता है जो जीतता है वो तो राज करेगा, जो हारेगा वो राज नहीं करेगा। पर यहां दोनों ही राज नहीं कर पाए। अहमद शाह अब्दाली भी नुकसान लेके वापस चला गया और मराठे तो पूरी तरीके से क्या हो गए थे? समाप्त। यदि पानीपत का तीसरा युद्ध मराठे जीत जाते तो दिल्ली में मुगल बादशाह को हटा के मराठे बैठते, मुगल बादशाह को हटा ही लेते ही। और वहां पे इनकी पूरी तैयारी थी कि विश्वास राव का राज तिलक किया जाएगा, लाल किले के अंदर विश्वास राव का राज तिलक कर देंगे वहां पे। लेकिन मराठे उस युद्ध के अंदर हार गए। हार गए तो यह फैसला हो गया था कि अब देश में कम से कम कौन राज नहीं करेंगे? मराठे। एक और अच्छा कोटेशन है, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठे पूरी तरीके से समाप्त तो नहीं हुए थे पर कुचल दिए गए थे। थोड़े दिनों बाद वो पुनः खड़े हो गए, पर इस बार उनको कुचलने के लिए अंग्रेज तैयार थे। लेकिन तब तक अंग्रेज इतने शक्तिशाली हो गए थे कि अब अंग्रेज मराठों से दबने वाले नहीं थे। तो पानीपत का तीसरा युद्ध भारत के भाग्य का फैसला करता है। कब हुआ पानीपत का तीसरा युद्ध? 14 जनवरी 1761। मराठों का औपचारिक सेनापति कौन है? विश्वासराव। सदाशिव कौन है? भाऊ। अगला कौन है आपके? माधवराव। माधवराव। एक बार मराठे बड़ा यूं डल फील करते हैं, मराठों को वापस से यदि राइज कोई करता है तो वो कौन करता है? अब क्या, जब ये पानीपत में आ रहे तो गुजरात और बुंदेलखंड इनके हाथों से निकल गए। ये कमजोर हुए तो गुजरात बुंदेलखंड वाले वापस आजाद हो गए, पर इसने वापस कब्जा किया। कहां कहां पे? गुजरात पे और बुंदेलखंड पे। साउथ की तरफ भी कुछ लोग वापस आजाद होने की कोशिश कर रहे थे, इसने वापस हराया। एक तो हैदराबाद को हराता है और एक मैसूर को। और मैसूर में एक नया बंदा आया हुआ था, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, हैदर अली। तो किस किस को हराता है? एक तो हैदराबाद। हैदराबाद में निजाम होता था, एक तो हैदराबाद के निजाम को हराया और एक मैसूर में किसको हराया था? हैदर अली के बारे में आगे पढ़ेंगे। हैदर अली अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेगा। बात लग रहा था कि अब मराठे वापस एक बार पावर के अंदर आ जाएंगे। इतने में पेशवा की डेथ हो गई। बहुत यंग एज में इस पेशवा की डेथ हो गई थी। मराठों को जितना नुकसान पानीपत के तीसरे युद्ध में नहीं हुआ था, उससे अधिक नुकसान पेशवा की मृत्यु से हुआ। क्या कोटेशन है बताओ? देखे, मराठों को जितना नुकसान पानीपत के तीसरे युद्ध में नहीं हुआ था, उससे अधिक नुकसान पेशवा की मृत्यु। कि पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद तो मराठे राइज कर गए थे, लेकिन इस पेशवा की मृत्यु के बाद वापस मराठे कभी भी राइज ही नहीं कर पाए। अगला कौन है? नारायण राव। बालाजी बाजीराव के बाद माधवराव बना था। जब माधवराव बना था ना, तो बालाजी बाजीराव का एक भाई है, उसका नाम है रघुनाथ राव। बालाजी बाजीराव का एक भाई है, इसका नाम क्या है? रघुनाथ। इसको बोलते थे राघोबा। यदि आपने बाजीराव मस्तानी देखी हो तो बाजीराव मस्तानी में जब बाजीराव मस्तानी से शादी कर लेता है तो उसके दोनों से, प्रियंका चोपड़ा से भी और मस्तानी से भी, दोनों से एक एक बेटा होता है। और दोनों को एक सीन है, इसमें दोनों को एक साथ लेके खिला रहा होता है वो। तो वो एक बेटे का नाम बोल रहा होता है राघोबा, दूसरे का बेटे का नाम बोल रहा था शमशेर बहादुर। क्या बोल रहा होता है? तो जो मस्तानी की होता है वो तो है शमशेर बहादुर, और जो प्रियंका चोपड़ा के बड़ा बेटा तो बालाजी बाजीराव काशीबाई, जो उसकी पेशवन है। और बड़ा बेटा तो आपका बालाजी बाजीराव, और छोटा जो होता है वो कौन है? राघोबाई। शमशेर बहादुर पानीपत की तीसरी लड़ाई में काम आ गया। तो मस्तानी वाला बेटा था ना शमशेर बहादुर, वो पानीपत की तीसरी युद्ध में लड़ा था, लड़ता हुआ काम। उसके है वंशज है, अभी भी उसके वंशज है। पिछले दिनों कब मैंने एक बार अखबार में उनके बारे में न्यूज पढ़ी थी, स्टेटमेंट दिया था उन्होंने, बाकी शमशेर बहादुर के वंशज अभी भी है। तो जब बालाजी बाजीराव की मृत्यु हुई तो पेशवा बनना चाहता है रघुनाथ राव। कौन बनना चाहता है? इसने कहा मुझे बनाओ। लेकिन तब तो वो यंग पेशवा, हालांकि उम्र तो उसकी कम ही थी, पर बालाजी बाजीराव का बेटा था तो उसको बना दिया सबने, भाई ये बनेगा। और उसने अपने आप को स्टैब्लिश भी कर लिया, जिताया इधर उधर। तो जब कोई जीतता है ना तो बाकी वाले दब जाते हैं। इतने में उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ हो गई, जिसने वापस कहा मेरे को बनाओ। पर मराठों को लगता था यार ये फर्जी आदमी है और इसको बनाना नहीं है, तो उन्होंने माधवराव के भाई को बना दिया। माधवराव का भाई कौन था? तो इसने कहा ये क्या तरीका है? यदि माधवराव का भाई बन सकता है तो फिर तो मैं भी तो बालाजी बाजीराव का भाई हूं, मैं तो इनके बाप का भाई हूं, मुझे पहले बनाया जाए। तो कहा नहीं, तेरे को नहीं बनाएंगे, इसको बनाएंगे। तो इसने मार दिया पेशवा को। अब इसको लगा अब मेरे को बना देंगे, पर मराठों ने कहा अब भी नहीं बनाएंगे। नारायण राव का एक छोटा सा बच्चा था, पैदा ही हुआ था, उसको बना गए थे, लेकिन माधव नारायण राव। फिर एक 12 लोगों की टीम राज करती थी। कितने लोगों की? उसको बोलते थे 12 भाई परिषद। कौन कौन है मुखिया? कौन कौन मुख्य सदस्य कौन कौन है? महादजी सिंधिया। और पेशवा कौन बनना चाहता था? रघुनाथ राव। कौन बनना चाहता है? रघुनाथ। पर मराठों ने पेशवा किसको बना दिया? माधव नारायण राव। तो रघुनाथ राव नाराज होता है, अंग्रेजों के पास सहायता लेने के लिए चला गया। किसके पास? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अंग्रेज मराठों के दुश्मन हो सकते हैं। मराठे अपने को पेशवा नहीं बना रहे, तो अपने को पेशवा कौन बनाएंगे? अंग्रेज। अंग्रेजों के भारत में 3 बड़े अड्डे थे, बॉम्बे,
बंगाल और मद्रास, है ना, उसको कलकत्ता नहीं बोलते, बंगाल बोलते थे। इन तीनों में उनका एक एक गवर्नर बैठता था। कौन बैठता? एक बॉम्बे का गवर्नर, एक बंगाल का गवर्नर और एक मद्रास का गवर्नर। और उसकी जो सरकार होती थी ना, गवर्नर के नीचे पूरा यूं सरकार होती थी, उसको बोलते प्रेसिडेंसी। क्या बोलते? तो उनकी भारत में तीन बड़ी प्रेसिडेंसियां थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो ये कौन सी प्रेसिडेंसी के पास गया? बॉम्बे। तो ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के साथ में संधि करता है, सूरत की संधि। अब राघोबा ने बॉम्बे वालों को जाकर आगे, अंग्रेजों तुम मुझे पेशवा बना दो। अंग्रेजों ने कहा हमें क्या फायदा है? उसने कहा मैं तुम्हें तीन जगह दे दूंगा, सालसेट, बसीन और थाना। सालसेट और बसीन तो वो दोनों जो पुर्तगालियों से थे, एक नई जगह और दूंगा, थाना। देखो भारत की पहली ट्रेन बॉम्बे से थाना के बीच में चली थी, हम पढ़ते हैं। तो ये कह रहा मैं तीन जगह दे दूंगा। और अंग्रेजों ने कहा कि राघोबा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे। और बॉम्बे वाले अंग्रेजों ने कहा कि हमारी तरफ से पेशवा कौन है? राघोबा। राघोबा ने कहा ऐसे तो नहीं पढ़ूंगा, लड़ाई करनी पड़ेगी तो सेना तो दो। तो अंग्रेजों ने कहा हम 2500 सैनिक देंगे। कितने? तो अंग्रेजों ने कहा हम तेरे को 2500 सैनिक देंगे, हम तेरे को पेशवा मानते हैं। और जब तू, हम तो तेरे को अभी मान रहे हैं, और तू फाइनली तेरे भाइयों को आके जब फाइनली पेशवा बन जाएगा, तब हमें कौन कौन सी जगह दे देगा? सालसेट, बसीन और थाना। अब देखो एक बड़ी गजब चीज हुई। पहला अंग्रेज मराठा युद्ध शुरू होता है 1775 में। कब शुरू होता है? 17। मैंने बताया कि भारत में अंग्रेजों की तीन अलग अलग प्रेसिडेंसियां हुआ करती, बंगाल अलग, मद्रास अलग और बॉम्बे अलग, और तीनों का अलग अलग कामकाज। बंगाल वाले अपना बंगाल का देखेंगे, मद्रास वाले मद्रास का देखेंगे, बॉम्बे वाले बॉम्बे। तीनों का आपस में एक दूसरे में कोई इंटरफेयर, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। पर इस संधि से ठीक 2 साल पहले अंग्रेजों का एक एक्ट आया था, और रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया था कि इन तीनों में सीनियर बंगाल है। इन तीनों में सीनियर कौन है? और मद्रास और बॉम्बे को बंगाल की थोड़ी थोड़ी बातें माननी पड़ेगी। मद्रास और बॉम्बे को बंगाल की सारी बातें तो मत मानो, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी बातें किसकी माननी पड़ेगी? बंगाल। क्योंकि तीनों में सीनियर कौन है? और मद्रास और पहले तीनों में गवर्नर बनते, बंगाल का गवर्नर, बॉम्बे का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर। अब कहा गया था बंगाल में जो होगा वो गवर्नर नहीं होगा, उसको बोलेंगे गवर्नर जनरल। क्या बोलेंगे? तो बंगाल में तो बैठेगा गवर्नर जनरल, मद्रास और बॉम्बे में कौन बैठेंगे? गवर्नर। और मद्रास और बॉम्बे गवर्नर को सारी बातें तो नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें किसकी माननी पड़ेगी? गवर्नर जनरल की, क्योंकि वो क्या आपका गवर्नर जनरल है। अब राघोबा किसके पास चला गया? अच्छा, किसके खिलाफ पेशवा, वो किसको हटा के पेशवा बनना चाहता है? माधव नारायण राव को। अच्छा, माधव नारायण राय का शासन कौन संभाल रहे हैं? बारभाई परिषद। बारभाई परिषद का तो यह कहना है पेशवा रहेगा माधव नारायण राव, और राघोबा कहना है पेशवा बनूंगा मैं। तो राघोबा भाग के किसके पास चला गया? बॉम्बे। तो जो माधव नारायण राय के साइड वाले थे उनका ये क्या तरीका है भाई? और ये बॉम्बे वाले राघोबा को कैसे बना सकते हैं? जिनको किसी ने कहा कि आजकल बॉम्बे वालों की ज्यादा नहीं चलती, आजकल सीनियर कौन है? बंगाल वाले। तो ये गए बंगाल। कहां पे गए? और उन अंग्रेजों को जाके कहा कि अंग्रेजों तुम हमारा साथ दो और हमारे पेशवा को पेशवा बनाओ। और बंगाल वालों ने संधि और कर दी। बंगाल वालों ने कहा कि ठीक है, हम किसकी तरफ है? माधव नारायण राव। किसकी तरफ है? माधव नारायण। लिखो, पुरंदर की संधि। पेशवा तो बच्चा है, तो पेशवा की तरफ से संधि करने के लिए गए थे नानाजी फडणवीस। अब बंगाल वाले सीनियर है, तो बंगाल वालों ने बॉम्बे वालों को कहा। अब संधि करने का मतलब क्या है? बंगाल वाले किसको पेशवा मान रहे हैं? माधव नारायण राव को। अब बॉम्बे वाले किसको मान रहे हैं? रघुनाथ राव को। तो बंगाल वालों ने बॉम्बे वालों को कहा कि नहीं, रघुनाथ राव को कोई सहायता नहीं देनी, और सहायता किसको देनी है? अपने तो माधव नारायण। और सहायता की आवश्यकता नहीं है, यदि तुम राघोबा की सहायता नहीं करोगे तो राघोबा कुछ भी करे नहीं पाएगा, बस पेशवा जो है वो रहेगा। क्यों फालतू पंचायती कर रहे हो? हम बॉम्बे वालों ने बंगाल वालों को पूछा कि तुम कौन? तुम कौन हो ये कहने वाले कि किसको सहायता देनी है, किसको सहायता नहीं? दाल भात में मुसड़ चंद, हमारा काम चल रहा है, तुम होते कौन हो? बंगाल वालों ने कहा अरे तुम्हें पता नहीं है, हम सीनियर है, और हम बंगाल में जो बैठता वो गवर्नर जनरल होता है। बॉम्बे वालों ने कहा अच्छा, काल मरी आज भूतनी होगी, कल तो मरी थी और आज क्या बन गई? भूतनी बन गई। तुम हमें बताओगे क्या करना है क्या नहीं करना है, और हम तो करेंगे राघोबा की सहायता। कुल मिला के बॉम्बे वालों ने इस संधि को स्वीकार नहीं कर। अब लड़ाई चालू हो रखी है, बीच में ये संधियां चल रही है उनके। तो अब जब संधि स्वीकार नहीं हुई तो लड़ाई होगी, तो एक बड़ा युद्ध होता है, बड़गांव का युद्ध। और भाई मराठों ने अंग्रेजों को ढंग से चेप दिया, मराठे हरा गए अंग्रेजों को। बॉम्बे वाले, राघोबान, सबको एक साथ इन्होंने हराया। पूरा बैटल चल रहा है, उसके इन बिटवीन खूब सारी लड़ाइयां होती है। अब क्या, जब युद्ध चल रहा था तो युद्ध में क्या होता है, कुछ इलाके मराठों के थे जिन पे अंग्रेजों ने कब्जे कर लिए, कुछ इलाके अंग्रेजों के थे जिन पे किसने कब्जे कर लिए? मराठों ने कब्जे कर लिए। पर अब बाकायदा इस संधि, ये जब युद्ध जीते, युद्ध जीतने के बाद में मराठों ने अंग्रेजों के जो भी कब्जे के हुए इलाके थे उन पे वापस कब्जा किया, कि हमारे जो जो इलाके तुम्हारे कब्जे में आ गए थे वो क्या दिए जाए? हमें वापस दिए जाए। तो संधि करते हैं, बड़गांव की संधि। अब ये बात पता चली बंगाल वालों को कि अपने बॉम्बे वाले भाइयों को तो मराठे हरा गए। तो फिर बंगाल वालों ने बॉम्बे वालों को कहा कि कोई नहीं, तुम तो हमारी बात नहीं मानते, टेढ़ा है पर मेरा है, हमारे भाई तो हम और आते हैं सहायता करने के लिए। फिर इस बार वो भी सहायता करने के लिए वापस लड़ाई शुरू की, वरना लड़ाई तो मराठे खत्म कर गए थे। फिर फाइनली कई साल तक लड़ाई और चली। फिर लास्ट में जाके लगने लग गया कि नया तो अंग्रेज हार रहे हैं और नया मराठे जीत रहे हैं, बराबर सा युद्ध तुला हुआ है, इधर से भी नुकसान हो रहा है उधर से भी नुकसान हो रहा है। फाइनली इन दोनों ने ड्रॉ खेल लिया।
कि चलो बंद करते हैं लड़ाई को, और एक संधि और करते हैं, सालबाई की संधि। इस संधि में मुख्य भूमिका थी महादजी सिंधिया की। किसकी थी? उन्होंने कहा था भाई अब कर लेते हैं, छोड़ दिया जाए, लिख लो। कहा गया पेशवा जो है वही पेशवा है। तो पेशवा किसको मान लिया गया? माधव नारायण राव। पेशवा बनना कौन चाहता था? राघोबा। अब युद्ध तो ड्रॉ हो गया, तो राघोबा को अंग्रेजों ने कहा सॉरी ब्रो, हम चाहते थे तेरे को बनाना लेकिन बना नहीं पाए। तो राघोबा ने कहा मैं कहां जाऊं, भाई मराठों के पास जाऊंगा तो वो तो मेरे को रखेंगे नहीं, तुमने मेरे को पेशवा बनाया नहीं, तो अंग्रेजों ने कहा हम तेरे को पेंशन देंगे। तो राघोबा को क्या दे दी गई थी? पेंशन, के रिटायर्ड हो जाओ बस अब आप। तो एक तीन पक्ष है, एक पेशवा है, एक राघोबा है और एक अंग्रेज है। अंग्रेजों का हमें भी तो दो कुछ, हम 7 साल लड़े ही हैं। तो फिर अंग्रेजों को फाइनली कहा गया इनको 2 इलाके दिए जाएंगे, एक तो सालसेट और एक एलिफेंटा। आपने सुना कभी एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं? तो एलिफेंटा किसको दिया गया था? अंग्रेजों को। अब भी वापस देखो, देखे ना, ये पहला अंग्रेज मराठा युद्ध है जिसमें 4 संधियां याद रखनी है अपने को। सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, बड़गांव की संधि और सालबाई की संधि। उस समय अंग्रेजों का एक गवर्नर जनरल हुआ करता, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। उसका एक स्टेटमेंट है, बंगाल संधि कर रहा है, लास्ट में बंगाल ने अपने हाथ में लीड ले ली थी, उसका एक स्टेटमेंट है, यह आपत्ति काल की सफल संधि वार्ता है। तो कहता भाई हम जीते तो नहीं है, मराठों को हरा तो नहीं पाए, पर फिर भी इज्जत बचाई ली, है ना। इमरजेंसी का ऐसा टाइम आ गया था, न तो कोई जीत रहा है न कोई हार रहा है, तो ठीक है ले दे के हमने राघोबा को भी नुकसान नहीं पहुंचने दिया, उसको भी पेंशन दिलवा दी, और हमने भी क्या ले लिया उनसे? एलिफेंटा और सालसेट दोनों ले लिए। पहला अंग्रेज मराठा, अब कोई पूछे पहला अंग्रेज मराठा युद्ध कौन से पेशवा के शासनकाल में हुआ था? माधव नारायण राव। किसके शासनकाल में? इसके भगवान जाने क्या जी में 1795 में सुसाइड कर लिया। पेशवा क्या कर लेता है? सुसाइड। अब इसके टाइम में 2 बंदे राज संभाल रहे थे, कौन संभाल रहे थे? महादजी सिंधिया और नानाजी, वरना तो घर में ही फूट पड़ गई थी। वो 2 समझदार आदमी नहीं हो तो फिर तो अंग्रेज कब्जा तभी कर लेते, पर दोनों ने बचा के रखा पहला युद्ध के दौरान। तो 4-5 साल के अंदर अंदर दोनों की डेथ हो गई, महाजी सिंधिया की भी डेथ हो गई और नानाजी फडणवीस। अब अगला पेशवा लिख, बाजीराव सेकंड। ये राघोबा का बेटा है। राघोबा जो पूरी जिंदगी ये कहता रहा कि मैं पेशवा बनूंगा, वो कभी भी पेशवा, माधवराव के टाइम उसने कहा मुझे बनाओ, नहीं बनाया गया। नारायण राव के टाइम उसने कहा मुझे बनाओ, नहीं बनाया गया। तो फिर वो फाइनली नारायण राव को मार के बनना चाहता है, लेकिन फिर भी मराठों ने उसको बनाया नहीं, और फिर फाइनली पेंशन लेके बैठ गया था बेचारा, उसको कभी भी पेशवा बनाया नहीं गया। अब की बार किस्मत काम की, राघोबा के बेटे को क्या बनाया गया? तो जैसा बाप था वैसा ही बेटा था, तो यह एक अयोग्य पेशवा था। छत्रपति कमजोर हुए तो पावरफुल कौन हुआ? पेशवा। अब कौन कमजोर हो रहा है? पेशवा। तो पावरफुल हुए सिंधिया और होलकर। मराठा संघ था, तो मराठा संघ में 2 लोग पावरफुल हुए, कौन कौन? सिंधिया और होलकर। दौलतराव सिंधिया और जसवंतराव होलकर, ये दोनों पेशवा थे। सॉरी, ये दोनों पेशवा पर अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं। ये चाहते हैं भाई पेशवा कमजोर है तो पेशवा को कौन चलाएगा? पेशवा जब कमजोर है तो कोई ना कोई तो उसको चलाएगा। तो सिंधिया चाहता है मैं चलाऊं और होलकर चाहता है मैं चलाऊं। तो सिंधिया और होलकर दोनों पुणे में प्रभाव जमाना चाहते हैं। कहां पे? क्योंकि पेशवा कहां रहता है? तो यहाँ पे जिसका होल्ड हो जाएगा फिर अपने लीड करेंगे आप। और सिंधिया ने पेशवा को दोस्त बना लिया। सिंधिया और पेशवा के बीच गठबंधन हो गया, और सिंधिया ने पेशवा के कान भरे, यार ये होलकर ना, ये तो बहुत खराब आदमी है, ये तो तुम्हारे खिलाफ ये बात करता है, वो बात करता है, ये तुम्हें हटाना चाहता है। इन दोनों ने मिलके होलकर के एक भाई को मार दिया। होलकर के एक भाई का नाम था बिट्ठू जी, वो बेचारा पुणे बैठा था, एक दिन उसको सल्टा दिया। होलकर को बड़ा गुस्सा आएगा, अरे तुम्हारी इतनी औकात, मेरे भाई को मार दो। होलकर पुणे पर अटैक कर देता है। अब आपस में लड़ रहे तो कमजोरी होंगे बाद में। होलकर पुणे पर अटैक करता है, तो अब बाजीराव ने सिंधिया का क्या करूं? सिंधिया ने कहा तू जाने, तेरा काम जाने। तो सिंधिया तो हो गया साइड में, अब बाजीराव कहां जाए? और उसको पता था कि पापा पर जब संकट आया तो पापा भाग के कहां गए थे? अंग्रेजों के पास। तो बाजीराव भी भाग के किसके पास चला गया? जसवंतराव होलकर पुणे जाता है और पुणे में नया पेशवा घोषित कर देता है, विनायक राव। इनके परिवार का एक सदस्य और था कि साहब ये पेशवा है, आज के बाद बाजीराव पेशवा ही नहीं है। अंग्रेजों ने कहा हाँ भाई क्या चाहिए? इसने कहा साहब वो होलकर मरेगा, होलकर से बचाओ। अंग्रेजों ने कहा कागज पे साइन कर, तुम कहेगा वैसे करेंगे। कैसे? एक साइन करके दे कि आज के बाद तेरी किसी से भी लड़ाई होगी हम ही लड़ेंगे तेरी तरफ से। डन। आज के बाद मेरे सुरक्षा के और विदेश के सारे मामले किसको दिए जाते हैं? अंग्रेजों को दिए जाते हैं। कैसे करोगे रक्षा? अंग्रेजों का हमारी एक सेना हमेशा पुणे में रहेगी। इसका मतलब है कि वो बाजीराव की तो रक्षा करेगी, और जिस दिन बाजीराव बोलेगा उस दिन बाजीराव को भी मारेगी। भाई सेना रखना, भाई अमेरिका आज कदे हम भारत में सेना रखेंगे कि भारत की रक्षा के लिए सेना रखेंगे, इसके मतलब क्या हुए कि भारत को तो बचाएगी, पर भारत भी अब अंग्रेजों के खिलाफ कभी भी, अमेरिका के खिलाफ कभी भी बोले, हमारा एक बंदा हमारे पास, तुम्हारे पास रहेगा हमेशा, रेजिडेंट। कुल मिला के ये था कि ये मान लो पुणे का इलाका पेशवा का इलाका है, इसके आंतरिक मामले तो किसके पास में? पेशवा। और इसके बाहरी मामले जो भी होंगे वो किसके पास होंगे? अंग्रेजों। और अंग्रेजों के मामले डील करने के लिए एक बंदा हमेशा यही रहेगा, उसको बोलेंगे रेजिडेंट। अब इसका मतलब यह है कि यदि पेशवा की सिंधिया से लड़ाई होती है तो लड़ने कौन जाएंगे? अंग्रेज। यदि पेशवा सिंधिया से संधि करता है तो भी बातचीत करने कौन जाएंगे? अंग्रेज। सुरक्षा अगर विदेश के सारे मामले किसके पास में? अंग्रेजों के। अंग्रेजों की सेना कहां रहेगी? पुणे।
अंग्रेजों का अधिकारी कहाँ रहेगा? पूना। उसने कहा बदले में मेरे से क्या लोगे? कि 26 लाख रुपए। कितने लाख रुपए लेंगे? 26 लाख रुपए पर एनम। हम 26 लाख रुपए हमें दिया, 26 लाख रुपए का इलाका दिया जाए हमें। तो उसको इतनी इतना अंग्रेजों को इतनी बड़ी जमीन दी गई थी जहां से कितना रेवेन्यू आता हो, वो सारा रेवेन्यू हम लेंगे जितना भी आए वहां से 26 लाख। सूरत का बंदरगाह हमें दिया जाए। सूरत बंदरगाह पे मराठों ने कब्जा कर रखा था, सूरत का पूरा बंदरगाह हमारे पास में आना चाहिए, दूसरा कोई नहीं आना चाहिए वहां पे, का डन किया जाना चाहिए। आज के हैदराबाद के निजाम के और पेशवा के बीच में नहीं बन रही थी, बड़ौदा के गायकवाड़ के और पेशवा के बीच में नहीं बन रही थी, उन दोनों से तू कोई बातचीत नहीं करेगा, वो हमारे दोस्त है। पेशवा ने कहा जैसे है वैसे इज्जत बचाओ, सिंधिया लंगोट खोल देगा मेरी। लिखो